हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर पीसीबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एक नई हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं आज। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, इसको हम लोग समझेंगे। आपने देखा था कि जे टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। वह मॉडल जो है परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, जिससे फेल हो गया, और व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाया, उसको दूर करने के लिए बोर का मॉडल आया। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझें। परमाणु के रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित मॉडल में यह मान लिया गया है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, ठीक वैसे ही जैसा सौर परिवार में होता है, जिसका अनुकरण करके इस मॉडल को विकसित किया गया। परमाणु के रदरफोर्ड जो मॉडल दिया गया है, जो प्रस्तावित किया गया है, उसमें यह मान लिया गया है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं, ठीक वैसे ही जैसा सौर परिवार में होता है। जैसे सूर्य अपने जगह पे है, बाकी ग्रह उसके चारों ओर घूम रहे हैं, जिसका अनुकरण करके इस मॉडल को विकसित किया गया था। तथापि दोनों स्थितियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। दोनों स्थितियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं, समझे ध्यान से। ग्रही, जो सूर्य और ग्रह की बात अगर की जाए तो ग्रही तंत्र जो है गुरुत्वीय बल के कारण बधा है। ग्रह और तारा अर्थात सूर्य आपस में जुड़े हुए हैं, बधे हुए हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं। तो वह जो तंत्र है, प्लेनेटरी सिस्टम है, ग्रही तंत्र है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बधा हुआ है, गुरुत्वीय बल के कारण बधा है। जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र में आवेशित कण होने के कारण बल के कूलाम नियम द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है। नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र जो है, यह दोनों क्या हैं? आवेशित कण हैं। नाभिक प्लस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, आवेशित कण हैं। तो इनमें आपस में बल लगता है, और दो आवेशों के बीच बल लग रहा है, तो यह कैसे निकालते हैं? कूलाम के नियम से। तो उन पर कूलाम का नियम काम करता है। और ग्रह और सूर्य में कौन काम करता है? गुरुत्वीय बल काम करता है। तो दोनों स्थितियों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। ग्रही तंत्र गुरुत्वीय बल के कारण बधा है, जबकि नाभिक इलेक्ट्रॉन तंत्र जो है आवेशित कण होने के कारण बल के कूलाम नियम द्वारा अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, अब आप जान रहे हैं, हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ में घूमती कोई वस्तु लगातार त्वरण में होती है। वृत्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु घूम रही है तो उस पर लगातार त्वरण लग रहा है। वृत्ताकार में घूम रही है तो उसका, ठीक है, भी का मान नियत हो सकता है, घूमने का रफ्तार नियत हो सकता है, लेकिन त्वरण उसमें होगा, क्योंकि हमेशा दिशा बदल रही है। दिशा बदलने के कारण उसमें त्वरण है। तो वृत्ताकार पथ में घूमती हुई कोई वस्तु लगातार दिशा बदलने के कारण उसमें त्वरण पैदा हो जाएगी। और इस त्वरण की प्रकृति अभिकेंद्रीय है। इस त्वरण का नेचर कैसा है? अभिकेंद्रीय है। तो हम जानते हैं कि वृत्ताकार पथ में घूमती हुई कोई वस्तु लगातार त्वरण होता है, त्वरण में होती है, और इस त्वरण की प्रकृति अभिकेंद्रीय है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण, यहां पर आवेशित कण कौन है? इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के चारों तरफ लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो क्लासिक वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत कह रहा है कि कोई त्वरित आवेशित कण
वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है। कोई आवेशित कण है और वह त्वरित हो रहा है तो उससे विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में रेडिएशन होता है, विकिरण उत्सर्जित होता है, जिससे इसकी एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है, अतः त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटनी चाहिए। त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर सर्पिल पथ पर चलेगा और अंत में नाभिक पर गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन सर्पिल रूप से, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह से सर्पिल रूप से चलेगा और अंत में नाभिक से जाके टकरा जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वह आवेशित कण है और क्लासिकीय वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से जाके नहीं टकराता है। इस बात को पूछा गया रदरफोर्ड से तो वह नहीं समझा पाए। यहीं पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है, अतः त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर सर्पिल पथ पर चलेगा और अंततः नाभिक में गिर जाएगा। अतः ऐसा परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है। ऐसा परमाणु अस्थायी नहीं हो सकता है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। किसके किसके? परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति और परिक्रमण आवृत्ति दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। किसके अनुसार? क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार। क्लासिकी वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉनों अर्थात परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्सर्जित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति परिक्रमण आवृत्ति के बराबर होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो उनके कोणीय वेग और इस प्रकार उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होंगी। उनका कोणीय वेग और आवृत्तियां क्या होंगी? निरंतर परिवर्तित होंगी। जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो उनके कोणीय वेग और इस प्रकार आवृत्तियां जो हैं निरंतर परिवर्तित होंगी, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होनी चाहिए। उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति भी निरंतर परिवर्तित होनी चाहिए। अतः इन्हें एक सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए। अतः इन्हें एक सतत एनर्जी रिलीज करना चाहिए। अतः इन्हें एक सतत एनर्जी लॉस दिखाना चाहिए। अतः इन्हें एक सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए, जो वास्तव में प्रेक्षित रेखीय स्पेक्ट्रम के विपरीत है। जो हमें मिलता है वह रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। हमें मिलना चाहिए था वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, और हमें मिल रहा है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए, जो वास्तव में प्रेक्षित रेखिक स्पेक्ट्रम के विपरीत है। स्पष्टतया रदरफोर्ड का मॉडल केवल तस्वीर का एक पहलू दिखाता है, जिसका अर्थ है कि क्लासिकी विचार परमाणु संरचना की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
क्लासिकी विचार जो हैं वह परमाणु संरचना की व्याख्या करने में पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वह इन बातों की व्याख्या नहीं कर पाया, क्लासिकीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए वह मॉडल फेल हो गया। इसको समझाने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इसी चीज को समझाने के लिए बोर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, निल्स बोर ने। निल्स बोर 1885 से 1962 ने रदरफोर्ड के मॉडल में नई विकासशील क्वांटम परिकल्पना के विचारों को जोड़कर कुछ रूपांतरित किया। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ नया टेक्निक जोड़ा, जो नया थिंकिंग था, क्वांटम परिकल्पना, उनको उन्होंने ऐड किया। निल्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में नई विकासशील क्वांटम परिकल्पना के विचारों को जोड़कर कुछ रूपांतरण किया, कुछ परिवर्तन किया। निल्स बोर ने 1912 में कई महीनों तक रदरफोर्ड की प्रयोगशाला में अध्ययन किया था तथा वह रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल की वैधता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थे, पूरी तरह कन्फर्म थे। उपरोक्त दुविधा में उलझे बोर ने 1913 में निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत बृहत स्तरीय घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो है बृहत स्तरीय परिघटनाओं को व्याख्या करने में सक्षम है, तथापि इस सिद्धांत को परमाणु स्तर के प्रक्रम में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बोहर ने कहा कि जो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत है वह बड़े स्तर की घटनाओं की व्याख्या करने में सक्षम है, लेकिन इस सिद्धांत को परमाणु स्तर के प्रोसेस में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट हो गया कि परमाणु संरचना और परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंध समझने के लिए क्लासिकी यांत्रिकी और वैद्युत चुंबकत्व के स्थापित सिद्धांतों से आमूल विचलन की आवश्यकता होगी। परमाणु संरचना और इसका परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंध समझने के लिए क्लासिकी यांत्रिकी और वैद्युत चुंबकत्व के स्थापित सिद्धांतों से आमूल विचलन की आवश्यकता होगी, थोड़ा सा अलग सोचने की आवश्यकता होगी। बोर ने क्लासिकी और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को संयुक्त करके, बोर ने क्लासिकी और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पनाओं को ऐड करके, संयुक्त करके 3 अभिगृहितों के रूप में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, 3 धारणाओं के रूप में अपनी सिद्धांत को दिया। बोर ने क्या कहा? जो 3 धारणाएं थी, पहली बात बोर ने कहा, किस आधार पर? क्लासिकी और प्रारंभिक क्वांटम संकल्पना के आधार पर। पहली बात बोर ने कहा, बोर का जो पहला अभिग्रह था, जो पहली विचार था कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित अस्थायी कक्षा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खर्च किए अस्थायी कक्षा में घूम सकता है। किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित अस्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। यह वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमानों के ठीक विपरीत है। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत ने कहा था कि जब कोई आवेश घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, लेकिन बोर कर रहे हैं नहीं, किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित अस्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। ठीक है, और यह वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमान के विपरीत है। इस धारणा के अनुसार प्रत्येक परमाणु में कुछ निश्चित अस्थायी अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक परमाणु में कुछ निश्चित अस्थायी अवस्थाएं होती हैं
जिसमें यह रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। बोर के अनुसार परमाणु में कुछ निश्चित अस्थायी अवस्थाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्था कहा जाता है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। ठीक है, यह पहला कंसेप्ट दिया गया था बोर के अनुसार। बोर के दूसरे धारणा के अनुसार इन अस्थायी कक्षाओं को परिभाषित किया गया है। इस अभिधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। बोर के दूसरे सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होता है, जहां h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। अतः परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित है। परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटित है। कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात कोणीय संवेग L बराबर nh/2π। कोणीय संवेग L बराबर nh/2π। बोर की जो तीसरी अभिधारणा है, बोर के तीसरे अभिग्रहित में परमाणु सिद्धांत में प्लांक और आइंस्टीन द्वारा विकसित प्रारंभिक क्वांटम परिकल्पनाओं को समाविष्ट किया गया है। बोर के तीसरे धारणा में परमाणु सिद्धांत में प्लांक और आइंस्टीन द्वारा विकसित प्रारंभिक क्वांटम परिकल्पनाओं को शामिल किया गया है। क्या है इसमें? इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकिरणीय कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। बोर के तीसरे अवधारणा के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने विशेष रूप से उल्लिखित अविकिरणीय कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब ऐसा होता है और जब यह ऐसा करता है तो एक फोटान निकलता है, एक फोटान उत्सर्जित होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। उत्सर्जित फोटान की आवृत्ति निम्न समीकरण द्वारा दी जाएगी, hν बराबर EI माइनस EF, E इनिशियल माइनस E फाइनल, जहां EI और EF प्रारंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्जा है, EI ग्रेटर देन EF। तो बोर की जो तीसरी धारणा है उसमें यह बताया गया कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी विशेष रूप से उल्लिखित अविकिरणीय नॉन रेडिएशन अविकिरणीय कक्षा से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है, और जब यह ऐसा करता है तो फोटान उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है, अर्थात EI माइनस EF बराबर hν, या hν बराबर E माइनस EI माइनस EF, जहाँ EI और EF प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा है, यहाँ पे EI ग्रेटर देन EF है। ठीक है। समीकरण 4 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्थितियों की ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक दिया गया है। ठीक है, लेकिन इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या r की आवश्यकता है। जो समीकरण 12.4 है, 12.4,
देखिए ध्यान से, यह कुल ऊर्जा का सूत्र E, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थिर ऊर्जा, जो कितनी है -E²/8πε0r है। कुल ऊर्जा E बराबर है -E²/8πε0r। ठीक है, यहाँ पे त्रिज्या r है और कुल ऊर्जा है, अर्थात ऊर्जा जो है त्रिज्या पर निर्भर है, ऊर्जा जो है त्रिज्या पर निर्भर है। देखें ध्यान से, समीकरण 4 में हाइड्रोजन परमाणु के लिए विभिन्न ऊर्जा स्थितियों की ऊर्जाएं ज्ञात करने के लिए व्यंजक दिया गया है, लेकिन इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या r की आवश्यकता है। r का मान परिकलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से संबंधित बोर के दूसरे अभिधारणा क्वांटमीकरण प्रतिबंध का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग यल होता है और यल बराबर mvr, r भी अब शामिल हो गया। इस समीकरण में इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या r की आवश्यकता है। NH/2π में HνEI - EF r की जरूरत है। इसमें r का मान परिकलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग से संबंधित बोर ने अवगृहित क्वांटमीकरण प्रतिबंध का प्रयोग किया और कोणीय संवेग यल बराबर mvr हो गया। क्वांटमीकरण का बोर के दूसरे अभिधारणा के अनुसार कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। तो कोणीय संवेग ln n कक्षा के लिए ln बराबर mvr, mvn/rn बराबर nh/2π। nवीं कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग होगा ln बराबर mvn/rn, जो बराबर होगा nh/2π के, जहाँ n एक पूर्णांक है, rn संभावित कक्षा nवें की त्रिज्या है, rn जो है संभावित कक्ष nवें की त्रिज्या है, और vn nवें कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की चाल है। vn क्या है? nवें कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की चाल है। अनुमत कक्षों को n के मान के अनुसार 1, 2, 3 द्वारा क्रमांकित किया गया है, जिन्हें कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। n को क्या कहते हैं? कक्ष की मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब nवें कक्षा का वेग क्या होगा? समीकरण 3 से, जो समीकरण 3 आप पढ़े हैं 12.3, यह r बराबर E²/4πε0 mv²। यहाँ से हम v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? समीकरण 3 से Vn और Rn के बीच संबंध है। Vn बराबर हो जाएगा E/√4πε0 m Rn। वेग कितना हो जाएगा? Vn बराबर E/√4πε0 m Rn। ठीक है, यह वेग के लिए सूत्र हो गया। अब जो आपका समीकरण था ln बराबर mvn/rn बराबर nh/2π के साथ इसको संयोजित करने पर Vn Rn के लिए हमें यह समीकरण मिलेगा। Vn बराबर 1/n E²/4πε0 1/h/2π, और Rn बराबर n² h/2π का स्क्वायर 4πε0 e²। अब यह जो समीकरण है यह दर्शा रहा है कि nवें कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कक्षीय चाल गुणक n से कम हो जाती है, गुणक n से कम हो जाती है क्योंकि बटा n आया है। और यह जो समीकरण 15 है इसका उपयोग करके अंदर की अंतरतम कक्षा n बराबर 1 का साइज प्राप्त किया जा सकता है। n बराबर 1 की साइज प्राप्त किया जा सकता है इस सूत्र से। ठीक है, तो समीकरण यह जो है उपयोग करके अंतरतम कक्षा n बराबर 1 की साइज निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
R1 बराबर एच स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर। R1 बराबर पहली कक्षा के लिए एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर। इसे बोर त्रिज्या कहा जाता है और संकेत A0 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो पहली कक्षा है बोर त्रिज्या A0 हो जाएगी और एच स्क्वायर बटे एप्सिलॉन 0 पाई एम ई स्क्वायर हो जाएगी। एच एम एप्सिलॉन 0 और ई का मान रखने के बाद A0 का मान आता है 5.29 गुणे 10⁻11 मीटर। पहली कक्षा जिसे बोर त्रिज्या कहते हैं A0 से लिखते हैं, जिसका मान कितना आता है 5.29 गुणे 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, तो समीकरण जो 15 है आर्यन का, आर्यन बराबर एन स्क्वायर बटे एम एच बटे 2 पाई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ठीक है, इस समीकरण में देखा जा सकता है कि कक्षों की त्रिज्या में एन स्क्वायर के साथ वृद्धि होती है। कक्षों की त्रिज्या में एन स्क्वायर के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, किसी हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी अवस्था में, किसी हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होगी? कक्षीय त्रिज्या का मान प्रतिस्थापित करने के बाद प्राप्त किया जाएगा कि En बराबर होगी माइनस ई स्क्वायर बटे 8 पाई एप्सिलॉन 0 एम बटा एन स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एच बटे 1 स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, यह समीकरण 4 से हमें मिला है। किसी हाइड्रोजन परमाणु के अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का यह समीकरण प्राप्त होगा। सॉल्व करेंगे, En बराबर आएगा माइनस एम ई पे पावर 4 8 एन स्क्वायर एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एच स्क्वायर। सब मान रख देंगे तो En बराबर हो जाएगा माइनस 2.18 10⁻18 बटा एन स्क्वायर जूल। En बराबर माइनस 2.18 गुणे 10⁻18 बटा एन स्क्वायर जूल। परमाणुवीय ऊर्जाएं प्राय जूल के स्थान पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त की जाती हैं और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 जूल होता है। अब इस समीकरण को हम बदल सकते हैं और लिख सकते हैं E बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी हाइड्रोजन परमाणु की अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से जुड़े हुए हैं। कुल ऊर्जा En बराबर आ गया माइनस 13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसी कक्ष में गतिमान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक में ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से बद्ध है, जुड़ा हुआ है। अतः हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को नाभिक से या हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा समीकरण 17 से 19 की व्युत्पत्ति की इस कल्पना पर आधारित है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्तीय हैं। समीकरण 17 से 19 तक का जो समीकरण आपने पढ़ा वह इस कल्पना पर आधारित थी कि इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं कैसी हैं, वृत्तीय हैं। यद्यपि व्युत्क्रम वर्ग बल के अधीन कक्षाएं सामान्यतः दीर्घवृत्तीय होती हैं। अगर कहीं पर व्युत्क्रम बल है, व्युत्क्रम वर्ग बल है, आर स्क्वायर के रूप में संबंध आ रहा है, तो वहाँ पर कक्षाएं दीर्घवृत्तीय होती हैं। लेकिन जो 17 से 19 तक का जो समीकरण है वह इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं वृत्तीय मान कर तैयार की गई हैं। यद्यपि व्युत्क्रम वर्ग बल के अधीन कक्षाएं समानांतर दीर्घवृत्तीय होती हैं, अर्थात सभी ग्रह सूर्य के व्युत्क्रम वर्ग गुरुत्वीय बल के अधीन दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गतिमान होते हैं। ठीक है, और यह बातें कहीं भी थीं। जर्मन भौतिक वैज्ञानिक अर्नोल्ड सोमरफेल्ड ने दर्शाया था कि यदि वृत्तीय कक्षा के प्रतिबंध को शिथिल कर दिया जाए,
वृत्तीय कक्षा के प्रतिबंध को शिथिल कर दिया जाए तब भी ये समीकरण दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर भी समान रूप से लागू होता है। वृत्तीय कक्षा के प्रतिबंध को शिथिल कर दिया जाए तब ये समीकरण दीर्घवृत्तीय कक्षाओं पर भी समान रूप से लागू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा बोर के परमाणु मॉडल के बारे में, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, जिसमें आपने देखा किस तरह से जिसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सके उसकी व्याख्या बोहर ने किया है अलग अलग तरीकों से। निल्स हेनरिक डेविड बोर, ये डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम विचार के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की थी। नाभिक के द्रवबुद मॉडल के आधार पर उन्होंने नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बोर ने क्वांटम यांत्रिकी की संकल्पनात्मक समस्याओं को विशेषकर संपूरकता के सिद्धांत को प्रस्तुति द्वारा स्पष्ट करने में योगदान दिया था। ठीक है, तो यह था आपका हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।